अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इंजीनियर ज़िशान अकबर है। तो इस वीडियो में हम सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वी वी इज इक्वल टू वी एस, इसका मतलब है कि अगर वॉइड्स का जो वॉल्यूम है वो सॉलिड्स के वॉल्यूम के इक्वल है, किसी भी सॉइल सैंपल के अंदर वॉइड्स का वॉल्यूम और सॉलिड्स का वॉल्यूम इक्वल हो जाए, देन द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो आर रेस्पेक्टिवली। एन की वैल्यू, पोरोसिटी की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट लिटरेचर्स के अंदर इसको फाई भी कहते हैं, फाई डैश भी कहते हैं। तो यहाँ पे एन हमारे एजुकेशन सिस्टम में पाकिस्तान में इसको पोरोसिटी से शो करते हैं, तो इसको हम एन यहाँ पे कह रहे हैं। वॉइड रेशियो ई की वैल्यू और एन की वैल्यू रिस्पेक्टिवली मीन, पहले पोरोसिटी की वैल्यू आप लिखेंगे और उसके बाद वॉइड रेशियो की वैल्यू आपने देखनी है। तो ये चार ऑप्शंस हैं, इसके अंदर कौन सी वैल्यू है? पोरोसिटी एन की जो वैल्यू है वो 0.5 है और ई की जो वैल्यू है वो 1 है। ये क्यों है? इसकी कैलकुलेशंस आप देखें। एन का जो फार्मूला है वॉइड रेशियो का, सॉरी, पोरोसिटी का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल बराबर हैं, तो हम इसको भी वी कहते हैं। और टोटल वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स पे मुश्तमिल होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को अगर हम वी से रिप्रेजेंट करें तो टोटल जो वॉल्यूम है वो वी प्लस वी होगा, मीन्स वी एस। एक वी है सॉलिड्स, क्योंकि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो है उसमें वी एस और वी वी दोनों होते हैं, तो फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, मीन्स वी प्लस वी इज इक्वल टू 2v, और 1v ओवर 2v करेंगे तो v से v कैंसिल होगा एंड आंसर विल बी 0.5। सो हेयर n इज 0.5। इसी तरह अगर e की वैल्यू देखें तो v ओवर vs होता है। v के वैल्यू भी v है और vs की वैल्यू भी v है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे तो आंसर विल बी 1। तो वाइड रेशियो 1 है और पोरोसिटी 0.5 है। व्हाट इज मेंट बाय साइज ऑफ अ सीव? एक साइज ऑफ कोई सीव है, मतलब उसको हम कहते हैं 2 मिलीमीटर की सीव है, तो उस 2 मिलीमीटर का क्या मतलब होता है? तो चार ऑप्शंस हैं। 2 होल्स इन 1 साइज सर्कल इक्वल टू सीव साइज, मतलब जो सर्कल होगा उस सीव के अंदर वो 2 मिलीमीटर का है। अगर 2 मिलीमीटर साइज की सीव है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज स्क्वायर। कि सीव सीव जो है उसमें जो मेश लगी होती है उसमें स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, तो एक बॉक्स का जो स्क्वायर साइज है दैट इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर। बिलो विच साइज ऑफ सॉइल सीविंग इज नॉट फिजिबल, क्योंकि हम फिर उसके बाद स्ट्रोक्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो सीविंग किस साइज के नीचे फिजिबल नहीं है? दैट इज 200 नंबर सीव से कम अगर जो पार्टिकल्स गुजर जाते हैं 200 नंबर सीव से, तो उस पर हम फिर स्ट्रोक्स लॉ अप्लाई करते हैं, सीविंग फिजिबल नहीं होती है। क्योंकि सबसे जो छोटी सीव है वो 0.075 मिलीमीटर की है जो सीव एनालिसिस में यूज होती है। तो 0.075 मिलीमीटर से कम साइज के जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए सीव एनालिसिस इस्तेमाल नहीं होता। A soil having particles of nearly the same size is known as, मीन एक सॉइल के अंदर एक ही साइज के पार्टिकल्स हैं और उसकी जो कर्व है वो अप्रोक्सीमेटली वर्टिकली आती है, तो दैट सॉइल इज नोन एज यूनिफॉर्म सॉइल। ऐसी सॉइल को यूनिफॉर्म सॉइल कहते हैं। वो पुअरली ग्रेडेड सॉइल नहीं होती। पुअरली ग्रेडेड सॉइल के अंदर जो कर्वेचर है, अब मैं आपको इसका दिखा देता हूँ कि अगर आपका ये एक्स एक्सिस जो है ये डी को शो करता है, डायमीटर को, और ये परसेंटेज पासिंग को, तो आपकी कर्व बनती है एक इस तरह की, तो इसको हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म सॉइल है। एक आपकी कर्व बनती है इस तरह की, इसको हम कहेंगे ये वेल ग्रेडेड सॉइल है। और एक अगर कर्व आपकी इस तरह से बन के फिर ऐसे आती है और इस तरह से जाती है, तो इसको हम कहेंगे ये पुअरली ग्रेडेड सॉइल है। तो दिस विल बी पुअरली ग्रेडेड, दिस विल बी नोन एज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड एंड दिस विल बी नोन एज वेल ग्रेडेड। तो यहाँ पे ये जो बात बताई जा रही है कि नियरली द सेम साइज, इसका मतलब है ये करीब करीब रेंज में है जो सारी की सारी सॉइल है ये इस कर्वेचर के अंदर, तो ये सेम साइज के ही हैं तकरीबन करीब करीब, तो ऐसी सॉइल को हम यूनिफॉर्म सॉइल का नाम देंगे, ये पुअरली ग्रेडेड सॉइल नहीं होती। नेक्स्ट इज अ सॉइल हैविंग यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट मोर देन 10, इसका मतलब ये है कि सी यू जो है दैट इज ग्रेटर देन 10। अगर सी यू की वैल्यू 10 से ज्यादा हो तो ऐसी सॉइल इज नोन एज वेल ग्रेडेड सॉइल। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट फॉर अ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, अगर कोई, अब ये वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए सी यू 10 से बड़ा होता है, अगर 10 से छोटा है तो फिर वो पुअरली ग्रेडेड सॉइल है, 1 से 10 के दरमियान है। और अगर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है तो उसके लिए यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जो है वो नियरली 1 होता है, मतलब 1 के करीब होगा, 1.05 या 1.02 इस तरह से, या 0.98, लेकिन वो इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा 1 से ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा। सीव एनालिसिस इज डन, अब सीव एनालिसिस करते हैं इफ ऑल पार्टिकल्स टू नॉट पास थ्रू स्क्वायर ओपनिंग ऑफ
सीव एनालिसिस कब करते हैं हम? ज़ाहिर बात है, स्टोक्स लॉ अप्लाई होता है 0.075 मिलीमीटर से कम पार्टिकल्स के लिए। जो 0.075 से बड़े पार्टिकल्स होंगे उनके लिए सीव एनालिसिस होगा। नॉट पास थ्रू मींस वो 0.075 या नंबर 200 सीव से पास नहीं कर सकते तो उससे सीव एनालिसिस कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल टू दैट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिस्टर्ब्ड सॉइल इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ द सॉइल। अगर कोई भी सॉइल है, स्पेसिफिकली क्ले के लिए है ये, अगर अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेते हैं आप अनडिस्टर्ब सॉइल की, और फिर वही अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेते हैं डिस्टर्ब सॉइल की, तो इस केस में जो इनकी रेशियो बनेगी दैट इज नोन एज सेंसिटिविटी ऑफ द क्ले। The property of a soil which enables to regain its strength lost on remolding in a short time without change of moisture। इसका मतलब ये है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है सॉइल की वजह से जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ वापस हासिल कर लेती है डिस्टर्ब करने के बाद भी, लेकिन वक्त थोड़ा, मतलब थोड़े वक्त गुजरने के बाद अगर आप उसे डिस्टर्ब करते हैं और आप चाहते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ रीगेन हो रही है, तो फिर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी सॉइल की अंदर मौजूद है कि उसका मॉइस्चर कंटेंट भी ज़ाया नहीं होता, वो भी उतना ही रहता है और उसकी स्ट्रेंथ भी अपने ओरिजिनल लेवल पे आ जाती है डिस्टर्ब करने के बाद भी। तो ऐसी प्रॉपर्टी इज नोन एज थिक्सोट्रॉपी। तो ये थिक्सोट्रॉपी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से सॉइल अपनी स्ट्रेंथ को वापस गेन करती है, उसमें डिस्टर्बेंस का भी इफेक्ट नहीं काउंट होता और मॉइस्चर कंटेंट भी लूज नहीं होता। द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ वेरी सॉफ्ट क्ले। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में गौर करना है कि हम जो बात कर रहे हैं दैट इज वेरी सॉफ्ट क्ले। क्ले जो है दैट इज वेरी सॉफ्ट, तो उसके लिए कितनी होगी अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? दैट रेंजेस फ्रॉम 10 to 25 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10 to 25 किलो पास्कल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है बट दैट इज अबाउट हार्ड क्ले, कि जो क्ले है दैट हैज बिकम हार्ड नाउ, सॉफ्ट नहीं है। तो हार्ड क्ले की जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है दैट इज मोर देन 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 400 किलो पास्कल से ज्यादा होती है। सेंसिटिविटी ऑफ अ नॉर्मल क्ले इज अबाउट, सेंसिटिविटी कितनी होती है? दैट इज फ्रॉम 2 to 4। सेंसिटिविटी हमने देखा है, जो इसकी डेफिनेशन है पीछे हमने उसको लीड किया, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सैंपल और फिर अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिस्टर्ब सैंपल की जो रेशियो है उसको सेंसिटिविटी बोलते हैं। द वाटर कंटेंट इन अ सॉइल एट विच जस्ट shear स्ट्रेंथ डेवलप्स, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी है या ऐसी लिमिट है जिसपे shear स्ट्रेंथ जस्ट डेवलप्स होने का मतलब ये है कि shear स्ट्रेंथ बहुत वीक होती है लेकिन होती जरूर है कि इस अगर इससे नीचे इससे ज्यादा वाटर आप बढ़ाएंगे तो उससे उसके बाद shear स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। मतलब ये वाटर कंटेंट ऐसा है जिसपे shear स्ट्रेंथ डेवलप होना शुरू होती है, तो इसको आप डिक्रीज करते जाएंगे तो फिर shear स्ट्रेंथ इंक्रीज करती जाएगी। अभी इस पे लिक्विड लिमिट, इसका जो आंसर है दैट इज लिक्विड लिमिट। अगर लिक्विड लिमिट पे वाटर कंटेंट है तो अभी इसकी स्ट्रेंथ डेवलप होना शुरू हुई है। जैसे जैसे आप वाटर कंटेंट कम करते जाएंगे, प्लास्टिक लिमिट लेंगे, आप श्रिंकेज पे जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता सॉइल की shear स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे पानी ऐड होता जाता है सॉइल के अंदर उसके पार्टिकल स्लिप होना शुरू हो जाते हैं और स्लिप होने की वजह से उनकी shear स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होती जाती है। तो जैसे ही आप लिक्विड लिमिट से प्लास्टिक पे जाएंगे तो shear स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, प्लास्टिक से श्रिंकेज पे जाएंगे तो shear स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। आप लिक्विड से प्लास्टिक हालत में आ रहे हैं, प्लास्टिक से सेमी सॉलिड और सेमी सॉलिड से फिर सॉलिड हालत में चले जाएंगे। shear strength of a soil at plastic limit is dash as compared to liquid limit। मतलब shear strength of soil at plastic limit क्या होगी? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है that will be higher। किसी भी सॉइल की जो shear strength है वो पानी के कम होने से बढ़ जाती है। वाटर कंटेंट जितना कम करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी shear strength इंक्रीज होती जाएगी। तो सॉलिड जो फॉर्म है सॉइल की उसकी shear strength ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एट लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट मोस्टली एग्जिस्ट, ये एग्जिट नहीं है एग्जिस्ट है, कि कौन सी ऐसी सॉइल है जिसके अंदर लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट दोनों होते हैं। तो ऑब्वियसली जो सॉइल सबसे ज्यादा कोहेसिव है उसके अंदर पॉसिबल होगा कि लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दोनों हों। तो वो क्लेज हैं जिनके अंदर लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस फ्यूचर में भी मिलती रहें।